नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जिसमें पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सेंट्रल बैंक का पार्ट जो है हमारा वो कर लिया था। सेंट्रल बैंक हमने देखा किसे बोलते हैं, तो जो एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है एक कंट्री में उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है? सभी कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होता है ये हमें देखना है। कमर्शियल बैंक्स मतलब सिंपली क्या होता है दोस्तों, कि जो हम हमारे लोकेलिटी में जो भी बैंक्स देखते हैं वो सब बैंक्स क्या है? कमर्शियल बैंक्स है। मतलब जो बैंक्स क्या करते हैं, लोगों से सेविंग्स लेते हैं और फिर लोगों को लोन लेंडिंग करते हैं, उन सभी बैंक्स को बोलते हैं दोस्तों कमर्शियल बैंक। और ऐसी बैंक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर है, किसके पास? आरबीआई के पास रजिस्टर है, उसे भी बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का सिंपल फंक्शन क्या है दोस्तों? मैंने आपको बोला कि लोगों से उनकी सेविंग्स लेना, डिपॉजिट करके लेना, उस डिपॉजिट पे वो लोग इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद जो मिला हुआ डिपॉजिट है दोस्तों, वो क्या करते हैं? वो लोग आगे लेंड कर देते हैं। जिसको भी बोरोइंग की जरूरत है, लोन की जरूरत है, उसको लेंड कर देते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है दोस्तों? ब्रिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। ये एक इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी क्यों है? क्योंकि जो सेविंग करता है और जिसको पैसा चाहिए, उन दोनों को एक लाने का काम कौन करता है? तो कमर्शियल बैंक करता है। उसके बाद है दोस्तों ये करता है मोबिलाइजेस डिपॉजिट्स एंड अलोकेट्स देम इन द इकोनॉमी। मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स मतलब क्या? कि डिपॉजिट्स कलेक्ट करना, लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करना। जिनके पास सरप्लस फंड है उनके पास से मनी कलेक्ट करना और वही फंड जो है वो इकोनॉमी में डाल देना। कैसे डाल देना? तो होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा के जरिए क्या करना? उस लोन को, बिजनेस लोन, इस ऐसे तरह से इकोनॉमी में वापस उस पैसे को डाल देना। अब दोस्तों शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है कि आरबीआई एक्ट में क्या है? शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स मतलब क्या होता है? जस्ट एनेक्स्चर, मतलब एक्ट के बाद कुछ एनेक्स्चर होते हैं, उसको बोलते हैं शेड्यूल। तो जिस बैंक का नाम शेड्यूल मतलब सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में है, उन सब बैंक्स को बोलेंगे शेड्यूल्ड बैंक। और जिन बैंक्स का नहीं है नाम, उनको बोलेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बट उन बैंक को क्या होता है दोस्तों? लाइसेंस होता है बैंकिंग करने का। इसके लिए वो बैंक जो बैंकिंग तो कर सकती है, बट वो आरबीआई के शेड्यूल्ड बैंक के लिस्ट में नहीं होती है। तो अभी कमर्शियल बैंक के दोस्तों मेनली 4 टाइप्स होते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी होती है दोस्तों? हम आसपास देखते हैं एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्योंकि इसमें क्या है? गवर्नमेंट का ज़्यादा ओनिंग है, शेयर है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करती है? प्राइवेट कंपनियां फ्लोट करती है इसको, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल। अब इंडिया में ऐसी कौन कौन सी है? एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है। ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में जो ऑपरेट करती है। फिर दोस्तों रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट क्या बोलता है दोस्तों? कि कमर्शियल बैंक का रीच जो है वो लिमिटेड होता है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में नहीं जा सकते। इसके लिए रीजनल रूरल बैंक क्या होती है? डेडिकेटेडली सिर्फ किसके लिए होती है? तो रूरल एरिया के लिए होती है। सिर्फ वो रूरल एरिया के लोगों को लोन लेगी, उनसे डिपॉजिट्स लेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बोल के एक रीजनल रूरल बैंक है, वो महाराष्ट्र में एक आरआरबी कार्यरत है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक क्या होती है? कि जो बैंक इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, मतलब जिनकी कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, बट वो बिजनेस क्या कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं थ्रू उनके ब्रांचेस या तो फिर ट्रेड नेम, इसके जरिए। फॉरेन बैंक कौन कौन सी है इंडिया में? तो सिटी बैंक है, फिर डीबीएस बैंक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो ये सब बैंक जो है दोस्तों वो फॉरेन बैंक है। मतलब वो फॉरेनर्स ने क्या की है? फ्लोट की है, उधर कंपनी बनाई है फॉरेन कंट्री में जाके, और इधर आके वो लोग क्या करते हैं? अपना बिजनेस करते हैं। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स की। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत डेफिनेशन दी है दोस्तों कि बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। मतलब बैंकिंग मतलब क्या बोला इन लोगों ने? कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, मतलब लोगों से डिपॉजिट लेना किसके लिए? उनको वापस लेंड करने के लिए। और इन्वेस्टिंग दोज डिपॉजिट्स ऑफ द मनी, मतलब जो मनी लोगों से आया है सेविंग्स के दौर पे, उसे क्या करते हैं बैंक? या तो दूसरों को लेंड करती है या तो फिर उस मनी को क्या करती है? इन्वेस्ट करती है अदर मार्केट्स में, मनी मार्केट में। जैसे हमने पिछले सेकंड नंबर लेक्चर में देखा था, फ्रॉम पब्लिक रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। मतलब जो डिपॉजिट्स लोगों से आए हैं या तो वो रीपेएबल ऑन डिमांड हो सकते हैं या तो फिर किसी और तरीके के हो सकते हैं। रीपेएबल ऑन डिमांड मतलब क्या? कि मैंने समझो सेविंग बैंक खोला बैंक में, तो वो सेविंग बैंक का पैसा जितना लगे उतना कभी भी मैं क्या कर सकता हूँ? विड्रॉ कर सकता हूँ। वो है रीपेएबल ऑन डिमांड। और अदरवाइज एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। मतलब जो पैसा क्या कर सकता है? एक आदमी, सिटीजन क्या कर सकता है? उसका अकाउंट होल्डर विड्रॉ कर सकता है चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, ऑर्डर से, या फिर वही और किधर
इंस्ट्रूमेंट होगा उससे। तो बैंकिंग का एक सीधा साधा डेफिनेशन है कि एक्सेप्ट करना मनी लोगों से और वही लोगों को लेंड कर देना। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस देख लेंगे कमर्शियल बैंक के। तो दो मेन फंक्शंस कमर्शियल बैंक के जो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि एक्सेप्ट करना लोगों से डिपॉजिट्स और उनको लोन देना। तो पहला मेन फंक्शन है दोस्तों एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब पैसा लोगों से ले लेना, जो लोगों की सेविंग्स है वो ले लेना। अब डिपॉजिट कौन कौन से प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। अब ये डिमांड और टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा डिपॉजिट जो आप कभी भी मांग सकते हैं उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब समझो आज मैंने बैंक में 10,000 रुपये डाल दिए, वो 10,000 रुपये आज डाले तो मैं 2 घंटे बाद जाके भी निकाल सकता हूँ उस 10,000 रुपये को, उसे बोलते हैं दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि आपने अगर एक बार डाल दिया पैसा, उसके बाद बैंक आपको लिख के देगी कि हम आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इतना पैसा इतने इंटरेस्ट के साथ देंगे। तो आप बीच में वो पैसा नहीं मांग सकते। अगर आपने वो बीच में वो पैसा मांगा तो आपको पेनल्टी लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सब बैंक्स के। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उस टर्म के मैच्योरिटी को ही पैसा मांग सकते हैं, उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। मतलब मैंने डिमांड की और बैंक ने क्या कर दिया, वो पैसा मेरा रिलीज कर दिया, तो उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट इसके रिवर्स, मतलब मैं डिमांड करूंगा फिर भी बैंक क्या करेगी, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ही मुझे डिपॉजिट वापस करेगी, उसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट दोस्तों विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, मतलब मैंने डिमांड की कि बैंक मुझे दे देगा। अब ऐसे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है कि करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन खोलता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है दोस्तों। करंट अकाउंट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, और फिर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उधर मल्टीपल डिपॉजिट्स, मल्टीपल विड्रॉल्स हम लोग कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी लिमिटेशन होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है कि एक दिन में आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो, इतना पैसा इतने बार ही डिपॉजिट कर सकते हो। करंट अकाउंट में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसके ऊपर करंट अकाउंट को एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, वो होती है ओडी फैसिलिटी। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब करंट अकाउंट होल्डर उनके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा, मतलब कुछ लिमिट तक ज़्यादा पैसा क्या कर सकते हैं वो लोग निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या कि समझो मेरा करंट अकाउंट है, उसमें क्या है 10,000 रुपये बैलेंस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझो बैंक की लिमिट है 20%, तो मैं 12,000 रुपये भी, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हालांकि बैलेंस है, बट मैं 12,000 रुपये क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब ज़्यादा निकाल लेना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ऑन द अदर हैंड सेविंग अकाउंट को ये दोस्तों फैसिलिटी नहीं होती है। सेविंग अकाउंट एक जनरल अकाउंट होता है जो हम लोग बैंक में खोलते हैं, उसको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, और करंट अकाउंट को होता है इंटरेस्ट ही नहीं होता है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों टाइम डिपॉजिट्स, मतलब जो हमें क्या होते हैं सर्टन टाइम पीरियड के बाद मिलते हैं, रीपेएबल आफ्टर सर्टन टाइम। ये कौन कौन से होते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है दोस्तों कि हर महीने में क्या करूंगा, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी बैंक में देते जाऊंगा। मतलब समझो हर महीने में 500 रुपए देते जा रहा हूँ। ऐसे मैंने 5 साल बाद 500 रुपए दिए, तो 5 साल बाद जितने भी मैंने 500 रुपए दिए और उसका इंटरेस्ट जो है हर महीने के 500, और उसका इंटरेस्ट बैंक मुझे क्या कर देगी, वापस कर देगी। इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों कि मैं आज मतलब ईयर 0 पे खड़ा हूँ, तो ईयर 0 पे मैं क्या करूंगा, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी बैंक को दे दूंगा। समझो 50,000 मैंने डाल दिया। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, अगर समझो मैंने 3 साल का एफडी बना लिया, तो मैं 50,000 रुपये आज डाल रहा हूँ, उसके बाद 3 साल बाद मुझे वो 50,000 और उस पे का पूरा कंपाउंडिंग करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब एक बार पैसा डालो और एक बार मैच्योरिटी को ले लो, इसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। और हर मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद पैसा डालते जाओ और उसके बाद मैच्योरिटी को पैसा लेके जाओ, इसके बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट किधर होता है, तो वो होता है एफडी पे। दूसरा फंक्शन है दोस्तों प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस। अब ये जो पैसा लिया है पब्लिक से, वो तो वो लोग आइडल नहीं रखेंगे बैंक वाले, वो क्या करेंगे, आगे बांट देंगे, लोन्स क्रिएट करेंगे उसके। तो ये लोन कौन कौन प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये किस किस को लेंड करते हैं, तो ये लेंड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को और इंडिविजुअल्स को। मतलब अपने जैसे कि जो होम लोन मांग रहे हैं, जो व्हीकल लोन मांग रहे हैं, पर्सनल लोन मांग रहे हैं, कोई हेल्थ केयर के लिए लोन मांग रहा है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या कि जो बिजनेस के लिए लोन मांग रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, या तो फिर बिजनेस बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी लोन मांगते हैं, ये क्या करती है, बैंक उन्हें लेंड करती है। अब लोन के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, कैश लोन। अब कैश लोन क्या होता है दोस्तों कि कैश लोन होता है कि जब आपने बोला तब बैंक आपको दे देगी, इसको बोलते हैं दोस्तों कैश लोन। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब 1 से 2 साल के बीच में जो भी लोन्स होते हैं उससे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। मीडियम टर्म लोन्स मतलब 2 से 5 साल के बीच में जो भी लोन्स होते हैं उससे बोलते हैं मीडियम टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म लोन मतलब जो 10 साल, 15 साल, 20 साल चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, होम लोन जो है वो 15 साल, 20 साल चलते हैं लोगों के।
तो वो होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। फिर उसके बाद बैंक और कौन कौन सी फैसिलिटी देती है, तो कैश क्रेडिट देती है। फिर उसके बाद ओडी फैसिलिटी, जो मैंने इधर आपको बोला था करंट अकाउंट में कि अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो, उसे बोलते हैं ओडी फैसिलिटी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने ये अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि क्या करता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर पे बिल ऑफ एक्सचेंज निकालता है तो बैंक क्या करती है, उसका पहले से डिस्काउंट करके उसको अपफ्रंट अमाउंट पे कर देती है और फिर उसके बाद बैंक उस दूसरे ट्रेडर से क्या करती है, कलेक्ट कर देती है पैसा। अब कुछ और फंक्शन जो है वो बैंक करती है। कौन कौन से फंक्शन करती है हम लोगों ने देख लिया पहले, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना। उसके साथ बैंक क्या करती है, कुछ एंसिलरी फंक्शंस भी करती है, मतलब कुछ अदर फंक्शंस करती है। कौन कौन से फंक्शंस है ये, तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ मनी, पीरियोडिकल पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, डीमैट और इंटरनेट बैंक। एक एक करके देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स मतलब क्या, हम सबको मालूम है एनईएफटी और आरटीजीएस से क्या करती है बैंक, हम लोग एक दूसरे के अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दूसरा हमारे बैंक में ट्रांसफर कर सकता है पैसा। ये किससे संभव हो पाता है दोस्तों, तो ये सर्विसेज बैंक देती है। एनईएफटी आरटीजीएस की जो सर्विसेज है बैंक देती है। फिर उसके बाद देती है कलेक्शन ऑफ मनी, मतलब किससे आपको पैसा आना होगा तो वो कलेक्ट करके देने का काम भी क्या करती है, बैंक करती है। फिर उसके बाद होता है दोस्तों पीरियोडिकल पेमेंट। अब पीरियोडिकल पेमेंट क्या होता है कि मतलब समझो मेरा हर महीने का लाइट का बिल आता है, तो मैंने अगर एक बार बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप क्या कीजिएगा, हर महीने की 1 तारीख को आपको क्या करना है कि मेरे अकाउंट में से उतना पैसा डिडक्ट करके वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करना है। समझो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो इसके लिए मैंने बैंक को उतना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो बैंक क्या करती है, हर महीने के 1 तारीख को वो डायरेक्टली पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कर देती है और उस सर्विस के लिए कुछ थोड़ा सा जो कमीशन होता है वो मेरे अकाउंट से काट लेती है। फिर उसके बाद होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब अगर आपको कहीं फॉरेन ट्रैवल पे जाना है, फॉरेन हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट लेने को जाना है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज लगेगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज दोस्तों बैंक देती है। ऑथोराइज डीलर्स होते हैं आरबीआई के, वो क्या करते हैं, आपसे रुपीज लेते हैं और आपको जिस देश की करेंसी चाहिए उस देश की करेंसी देते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों डीमैट अकाउंट और इंटरनेट बैंकिंग। डीमैट अकाउंट किसके लिए लगता है, तो शेयर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट लगता है, तो वो ओपन करने की फैसिलिटीज भी कौन देता है, बैंक देता है। फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब आज के ज़माने के जो बज़ वर्ड्स है वो सब भी कौन देता है, बैंक वो फैसिलिटी देता है दोस्तों। चौथा और लास्ट फंक्शन है दोस्तों इसका बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का, वो है क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन तो हमने पहले देख लिया कि बैंक क्या करती है, लोन्स एंड एडवांसेस देती है जो उसके पास से डिपॉजिट्स आते हैं उससे, ठीक है। बट अब ये तो वन टाइम एक्टिविटी हो गई कि जो डिपॉजिट्स आए वो बैंक ने लेंड कर दिए। अब वापस अगर बैंक को लेंड करना होगा तो वो पैसा कैसे आएगा, तो इसके लिए काम में आता है दोस्तों कंसेप्ट क्रेडिट क्रिएशन का। अब क्या होता है दोस्तों कि समझो मैंने क्या कर दिया, एक को होम लोन दे दिया, एक 50 लाख का होम लोन मैंने डिसबर्स कर दिया। अब उसकी समझो ईएमआई है 50,000 रुपये, मतलब हर महीने वो मुझे 50,000 रुपये वापस करेगा। अब 50,000 रुपये जब वो वापस करेगा तो वो इतने सारे 50,000 रुपये, मतलब मैंने बहुत सारे जनों को होम लोन दिया होगा, वो सब 50,000 कलेक्ट करके मैं वापस उस पैसे का किसी तीसरे को लोन दे दूंगा, फिर वो वापस देगा। ऐसा मैं करके क्या कर सकता हूँ, सेवरल टाइम्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये पावर किसके पास है, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास है। अब ये लोग क्या करते हैं, जब मेरे पास पैसा आया तो उसमें से आरबीआई की कुछ लिमिट्स होती है, मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो वगैरह, ये सब रिक्वायरमेंट्स बाजू में निकाल के ये क्या करते हैं, जो भी आया हुआ डिपॉजिट्स है वो वापस और लेंड कर देते हैं। मतलब एक डिपॉजिट्स का कितने हजारों बार क्या होता है, लेंडिंग होता है। इसके लिए इस बात से क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट क्रिएट हो जाता है। मतलब मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी किसमें है, कमर्शियल बैंक्स में। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो मैंने आपको बोला अभी कि एक जन से लेना और वापस उनको दूसरों को दे देना, तीसरे को दे देना, चौथे को दे देना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। मतलब एक के करते और वापस मल्टीपल टाइम्स ये बढ़ रहा है। तो ये थे दोस्तों कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। थैंक यू सो मच।